जो बेटा जी अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली थी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी पढ़ लिया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में ले जाना है, 1 to इनफाइनाइट। तो इनिशियल भी फिक्स और फाइनल भी फिक्स, और अपना फॉर्मूला क्या आया था 13.6 जेड स्क्वायर। आज अपन जिस चीज को पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा एक्साइटेशन एनर्जी। क्या नाम है बेटा? तो एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट से अगर हम इनफाइनाइट चले गए, उस चीज का नाम तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। हाँ, लेकिन अगर मैं ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाऊं, जैसे ये सब एक्साइटेड स्टेट तो है बेटा, ये सब क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाऊं, तो इसके लिए भी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो भी तो हाई एनर्जी लेवल है। तो किसी ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया तो, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया तो, बोलो कोई दिक्कत है? तो डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है? अब बेटा मुझे पता है कि एक्साइटेशन एनर्जी का नाम आता ही एक चीज तो श्योर है, इनिशियल तो फिक्स है, इनिशियल तो, लेकिन क्या फाइनल फिक्स है क्या? अब की बार, पिछली बार इनिशियल फाइनल दोनों फिक्स था, अब फाइनल फिक्स नहीं है। तो अपन फॉर्मूला बनाएंगे बेटा अपना, डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर। फाइनल तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनिशियल हमेशा कितना होना है, 1। तो ये अपना फॉर्मूला आएगा। अब मैं तो ये कहूंगा आप इस फॉर्मूले को याद ही ना करो, कोई काम का नहीं है भाई। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला तो सीधा सीधा बन रहा था 13.6 जेड स्क्वायर, अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो कुछ खास बना ही नहीं। तो आप इसे याद रखो, इसको बेटा एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर, डेल्टा ई वाला याद रखो। बस ये याद रख लो कि हमेशा एक्साइटेशन में इनिशियल 1 होता है। इनिशियल कितना होता है, 1। जैसे बेटा ध्यान से, आपसे किसी ने कहा कि सेवंथ ट्रांजिशन, सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी। तो सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, एक्साइटेशन एनर्जी का नाम आते हमें पता लग गया कि अच्छा इनिशियल तो 1 है। क्लियर है? अब सेवंथ एक्साइट, अब जाना कहां होता है एक्साइटेशन एनर्जी में, किसी एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है। भाई देखो याद रखो, चलना 1 से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाना है, कहता है सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब सेवंथ एक्साइटेड स्टेट, और सेवंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब 8 ऑर्बिट, 1 to 8। फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ कि चलना तो 1 से, फिफ्थ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, 1 to 6। आ रही बात में? एट्थ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है बेटा, कि एट्थ एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? और एट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब कौन सा होता है, 9 ऑर्बिट, और आना कहां से है, 1 से। वो तो फिक्स है, इनिशियल तो फिक्स है, 1 to 9। जैसे क्वेश्चन बेस आता है, फाइंड आउट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। लिथियम 2+ की थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालो। तो आपको पता है कि थर्ड, एक चीज तो श्योर होगी, इनिशियल तो 1 है, और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, फोर्थ। और डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर, एन फाइनल का स्क्वायर माइनस है इनिशियल का स्क्वायर, जेड की वैल्यू रख दी, ये आ जाएगा। इसको सोल्व आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? ये भी पॉजिटिव में आएगी बेटा एनर्जी। नेक्स्ट वन आता है बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या आता है बेटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहलाता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल था, तो इसका आंसर हमेशा किस में लगाना है, ई हटा के जवाब देना है। कैसे जवाब देना है बेटा, ई हटा के। जैसे मैं तुम्हें कहूं, फाइंड आउट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर एच हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इफ, क्वेश्चन बनाने, एक मिनट क्वेश्चन जमाने तो पहले,
क्वेश्चन लिखो ऐसे, फाइंड आउट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फाइंड आउट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको बताया बेटा डेल्टा ई इक्वल टू क्या है बेटा, -13.6, हाइड्रोजन जेड कितना हुआ 1, और फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ बेटा सेकंड ऑर्बिट, तो एन फाइनल कितना है बेटा सेकंड, और इनिशियल कितना था बेटा 1। सोल्व आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कट कटा के 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज तो 10.2 है ना, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा 10.2, वहां से सोल्व करेंगे ना, -1 भी तो है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये तो क्या आई है बेटा, एनर्जी आई है एक्साइटेशन। अगला पोटेंशियल पूछे तो क्या जवाब देना है, 10.2 वोल्ट। वही आयनाइजेशन पोटेंशियल की कहानी है। चलो जी, नेक्स्ट वन आता है बेटा अपने पास सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो बेटा ध्यान से कि ग्राउंड से इनफाइनाइट में चले गए तो आयनाइजेशन, ग्राउंड से किसी एक्साइटेड में चले गए तो एक्साइटेशन, और सेपरेशन क्या है बढ़िया, बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, किसी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट में चले जाओ, किसी एक्साइटेड स्टेट से किस में चले जाओ, इनफाइनाइट में, क्या कहलाता है सेपरेशन एनर्जी। तो जाना किससे बेटा, किसी एक्साइटेड स्टेट से जाना है, इनिशियल से, ग्राउंड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो किसी एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट। तो क्या आपकी बार बेटा फाइनल फिक्स है, सबको इनफाइनाइट जाना है। देखो आयनाइजेशन में तो इनिशियल और फाइनल दोनों फिक्स है, ग्राउंड से इनफाइनाइट। एक्साइटेशन में इनिशियल फिक्स है, फाइनल कुछ भी हो सकता है। अब इनिशियल कुछ भी हो सकता है, फाइनल इनफाइनाइट है, और इनिशियल में भी श्योर है कि इनिशियल 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं होगा। 1 से आ गया तो फिर तो वो क्या हो गया बेटा, अगर 1 से इनफाइनाइट चली गई तो वो तो आयनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा। एक्साइटेड स्टेट से जाना क्या कहलाती है बेटा, सेपरेशन एनर्जी। तो क्या हो गया बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट नॉन एज ए सेपरेशन एनर्जी। तो फाइनल तो इनफाइनाइट है, इनिशियल क्या हो सकता है 2, 3, 4, 5। तो इसी बेस पे अपना फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर, फाइनल कितना है इनफाइनाइट, -1/n ए इनिशियल का स्क्वायर, 1/n इनफाइनाइट कितना होता है 0, ये माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया और अपना फॉर्मूला आ गया ये वाला। ये काम का याद रखा जा सकता है। तो देखो सिंपल सी कहानी, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला तो अपन क्या बोलेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, और सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखो सेम है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। लेकिन इनिशियल 1 नहीं होगा, 1 होते तो सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आयोनाइजेशन। आगे बात समझ, जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि 6 सेपरेशन एनर्जी, तो आपको पता है सेपरेशन एनर्जी नाम आया मतलब फाइनल तो इनफाइनाइट है, फाइनल तो क्या है बेटा जी इनफाइनाइट की, ये लो सर फाइनल तो इनफाइनाइट है। अब 6 सेपरेशन पूछा है, क्या पूछा है 6 सेपरेशन। अब हमें पता है सेपरेशन एनर्जी होती क्या है, किसी एक्साइटेड स्टेट से जाना है, तो 6 सेपरेशन मतलब 6 एक्साइटेड स्टेट, और 6 एक्साइटेड इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ 7th ऑर्बिट, तो 7 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट कहता थर्ड सेपरेशन एनर्जी, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4th ऑर्बिट, क्योंकि है तो एक्साइटेड ही सारी सारी, तो 4th एक्साइटेड स्टेट से क्या कहलाती है बेटा फोर्थ सेपरेशन। जिससे क्वेश्चन अपने पास में फाइंड आउट थर्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर लिथियम 2+, पिछली बार थर्ड एक्साइटेड स्टेट थी तो 1 से 4 था, अब ये कहता है थर्ड सेपरेशन एनर्जी, मतलब क्या हुआ कि बेटा इनफाइनाइट, फाइनल तो इनफाइनाइट है, और इनिशियल कितना है बेटा अपना 4। तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6, लिथियम का जेड कितना होता है बेटा 3 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन, इनिशियल कितना है 4, 4 कितना हो गया 16। यही तो है, क्योंकि हमें पता थर्ड सेपरेशन मतलब है फोर्थ एक्साइटेड से, तो इनिशियल फोर्थ और फाइनल है इनफाइनाइट, तो हमें तो फाइनल चाहिए नहीं इनिशियल चाहिए फॉर्मूले में। बोलो कोई दिक्कत है, चलो जी अब एक क्वेश्चन करते हैं।
देखो कहता है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या कहता है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 15 वोल्ट। तो बेटा उसने एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया है, कितना दिया है बेटा, 15 वोल्ट। तो मुझे एक बात बताओ, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी आएगी बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू एन फाइनल का स्क्वायर। तो कौन सी एक्साइटेशन है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, कि फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड ऑर्बिट। क्लियर है, ये सेकंड ऑर्बिट है। अब एक्साइटेशन है, इसका मतलब कहां से आ रहा है, ग्राउंड से आ रहा है। तो फाइनल तो हो गया दो, और इनिशियल तो एक्साइटेशन में पता है एक होता है। तो 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन है इनिशियल का स्क्वायर। तो 15 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। और सॉरी, बाहर माइनस भी था तो कट कटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 13.6 जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 को काटेगा 5 और मल्टीप्लाई करते आ गया 20। ये अपने पास आ गया। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ से जेड निकालता है। मुझसे पूछा ही नहीं गया एटम के बारे में। आपको पूछा नहीं कि एटम बताओ, ऐसा हाइड्रोजन लाइक बोला, हाइड्रोजन नहीं बोला। तो मुझे पूछा ही नहीं कि वो सैंपल कौन है, तो जेड नहीं निकालना। यहीं तक पढ़ा रहा, इसका यूज करना है, आगे भी सीखना है इस चीज को, इस चीज का यूज करना है। कैसे, उसने पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा है, फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये रही, ये लो आंसर। अब गलती क्या करता है बच्चा, यहाँ पे जेड निकालता है, फिर इस जेड को निकाल के यहाँ रखता है, दो दो बार कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह उसने क्या पूछा है, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब इनिशियल तो 1 है, एक्साइटेशन में इनिशियल हमेशा 1 होता है। और सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट क्या हो गया बेटा, फाइनल। तो कहां जाना है, 1 से 3। तो हमें पता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर, 1/n फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9 माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, -8/9, माइनस से माइनस कर जाएगा, क्या आ जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 8/9। अब बच्चा फिर वही ध्यान से, हमें तो इसकी वैल्यू पता है, ये रही, उठा के रखो ना, क्यों सोल्व कर रहे हो। कितनी आ जाएगी, 20 इंटू, सोल्व आउट कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। ऐसा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अपन करते हैं। अपन ने वो हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम वाला कर लिया था ना, छोटा बड़ा होता है, इनिशियल बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो वाला कर लिया था। नेक्स्ट अपने पास है बेटा थर्ड बाइंडिंग एनर्जी, क्या है बेटा, क्वेश्चन, थर्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम इज 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें क्या पता करना है। चलो एक काम करो, तुम करो इस क्वेश्चन को, मैं सारे क्वेश्चन में ही करा रहा हूँ, तुम करो फटाफट बेटे, बेटे स्पीडली करो। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कहता थर्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम इज 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई सिंपल करना, थर्ड बाइंडिंग एनर्जी। देखो बेटा हमें पता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सेपरेशन एनर्जी, और सेपरेशन एनर्जी कितनी देर की है, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा उसने थर्ड सेपरेशन बोला है, थर्ड सेपरेशन एनर्जी है, इसका मतलब सेपरेशन नाम आते पता है, फाइनल तो इनफाइनाइट है, इनिशियल पता करना है। थर्ड सेपरेशन, सेपरेशन एनर्जी होती है एक्साइटेड स्टेट की है, तो थर्ड सेपरेशन मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट।
तो इनिशियल कितना हुआ बेटा 4। अब अपने को पता है 13.5 किसके इक्वल है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको अप्रोक्स मान के काट दे तो 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर और एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो जेड कितना है बेटा 4। और जेड 4 किसका होता है बेरिलियम। आंसर गलत है क्योंकि बेटा आंसर बेरिलियम नहीं होगा क्या होगा बेटा बेरिलियम 3+। अगर ऑप्शन में बेरिलियम लिखा है तो हम चूज नहीं करेंगे। क्यों क्योंकि बेटा ये सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगता है बोर का। अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम नन ऑफ दीज तो हम नन ऑफ दीज ही चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे क्योंकि ये सिस्टम अगर बेरिलियम 3+ होता तो उसे चूज करते। आगे बात में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा 13.6 जेड स्क्वायर। जेड कितना है 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ट्रांजिशन ऑफ सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं मतलब। तो डेल्टा ई इक्वल अब की बार तो नाम के कुछ नहीं है बेटा 13.6 जेड स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर माइन इनटू फाइनल कितना है 3 सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये भी सेकंड एक्साइटेड और ये थर्ड एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड का मतलब क्या फोर्थ। तो 1/4 मतलब है 16 माइनस सेकंड एक्साइटेड का मतलब कितना हुआ थर्ड तो 1/9 सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड। अब सेकंड क्या है ऑर्बिट तो बोला ही नहीं था। ठीक है जैसे बोलता सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड एक्साइटेड मतलब दोनों को एक्साइटेड। क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड। फर्स्ट एक्साइटेड से कहां है बेटा ग्राउंड में है। तो देखो बेटा ध्यान से तो बेटा फाइनल तो 1 है इनिशियल पता करने तो वो कहता है फर्स्ट फाइनल तो कह रहा है 1 में है ग्राउंड में है इनिशियल फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ सेकंड ऑर्बिट। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा -13.6 जेड स्क्वायर 16 फाइनल कितना है बेटा फाइनल तो 1 है माइनस इनिशियल कितना है 1/4 यही आएगा ना। हाँ नेगेटिव में आएगी -13.6 इंटू 16 इंटू 3/4। इसको सोल्व आउट करो कितना आएगा 4 बार कट जाएगा नहीं 4 9 तो 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 12 बार सॉरी 12 से फटाफट मल्टीप्लाई कर फटाफट करो मेरे सब। वन है माइनस ये माइनस साइन हमें ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इससे ज्यादा कोई मतलब है क्योंकि बेटा सेकंड से 1 में आ रहा है ना। अब सेकंड से अगर वो 1 में आ रहा है तो हमें पता है ये सेकंड है ये 1 है तो वो एनर्जी रिलीज तो फोटोन की फॉर्म में करेगा। तो फोटोन की एनर्जी कितनी बोलेंगे माइनस नहीं बोलेंगे प्लस ही। वो तो फोटोन है ना वो तो क्या है फोटोन उसकी एनर्जी तो प्लस में ही होती है बेटा। और अब हमें फोटोन की एनर्जी पता है तो अपन किसी से डरने वाले हैं क्या 12,400 अपॉन है अपना फोटोन किस में आ जाएगा नेक्स्ट। बोलो कोई दिक्कत है पक्का चलो नेक्स्ट अपन जिस चीज पे चलते हैं उसका नाम है बेटा स्पेक्ट्रम। क्या नाम है बेटा स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्लियर है। तो देखो बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो स्पेक्ट्रम एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है। स्पेक्ट्रम एक सिंपल सा क्या है बेटा कि इंस्ट्रूमेंटल थिंग है जिसपे अपन लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा लाइट। कि मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है देखो ध्यान से एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रिज्म। इस प्रिज्म पे अपन एक व्हाइट लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कितने कलर से मिलकर बनी होती है 7 कलर से। 7 लाइटें होती है उसमें वो सातों लाइट चलती है बेटा एक साथ तब हमें व्हाइट दिखती है। लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म से टकराती है प्रिज्म क्या करता है उनकी सातों लाइटों को बिखेर देता है। बिखेर देगा तो हमें सातों लाइट दिखेंगी। किसे बिखेर देता है मतलब मैंने कहा तुम एक प्लेट लो उसमें 5-10 कटोरी रख लो और चलने लग जाओ। अरे बात में तुम भी कहीं जाके टकराओगे और जैसे तुम कहीं पे टकराओगे तुम्हारे मतलब तुमसे अगर तुम्हारे पत्थर रख दो बीच में और तुम टकरा के गिरे तो सातों कटोरियां क्या हो जाएगी बेटा बिखर जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत है। और अगर वो बिखर जाएगी उसको मतलब मारवाड़ी अपने से बोलते हैं ना खिंड जाएगी। क्लियर है। तो बिखर जाएगी क्या हो जाएगी बेटा बिखर जाएगी। बिखर मतलब फैल जाएंगी। तो सेम कहानी वही हुआ ये 7 लाइट साथ में चल रही थी
वही प्लेट वाली कहानी, प्लेट में आपने 10 5 7 कटोरी रख रखी थी, जैसे टकराए, टकराते क्या हुआ बेटा, गिरे, गिरते बिखर गई। 7 लाइट साथ से प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म से टकराते ही सातों लाइट क्या हो गई बेटा, फैल गई। फैलने के बाद हमने इधर एक पर्दा लगा दिया, इसे फिल्म बोलते हैं। जैसे पर्दे पे गिरी तो हमें सातों कलर दिखेंगे। हमारी बात में जो हमें कलर, ये पैटर्न दिखा है इस कलर का, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राम। हमारी बात में, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। और जिस केमिस्ट्री में इसको, जिस साइंस में इसको पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? अब कि सर यही स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, अरे ये तो वो स्पेक्ट्रोस्कोप है जो सस्ता सा है, 100 200 रुपए में आ जाता है। जो रियल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी कीमत अराउंड कितनी सोच सकते हो, 2 3 हजार, 2 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक हैं। अगर तुम में से कोई अच्छे कॉलेज में गया, किसी आईआईटी में जाओगे, तो सिंपल सी कहानी, वहां तुम्हें देखने को मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सेम टेम, उस टेम की प्राइस ही 50 करोड़ रुपए होती है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा होता होगा वो। इस कमरे जितना बड़ा तो इंस्ट्रूमेंट ही होता है। हमारी बात समझ, उसको चलाने के लिए बहुत कूलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया तो 2 3 दिन तक बंद ही नहीं होता, और बंद कर दिया तो फिर स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वो वापस रीसेट होने में टाइम लगाता है। तो वो भी स्पेक्ट्रोस्कोप है, क्योंकि ये तो स्पेक्ट्रोस्कोप व्हाइट लाइट का ही है। व्हाइट लाइट को करता है ऐसा, बाकी लाइट तो हमें दिखती नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोप ये थोड़ी इन्हीं का पैटर्न है, कोई भी लाइट सबके साथ जितनी भी रे है उन सबका स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन हमें नहीं दिखता ना, वो इंस्ट्रूमेंट देखता है। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा ध्यान से, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा ध्यान से, इट्स ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ नॉन एज ए स्पेक्ट्रोस्कोप। तुम्हारे लिए स्पेक्ट्रोस्कोप कौन है, प्रिज्म, है ना। इससे बड़े भी स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं, 2 3 हजार के नहीं होते हैं, ठीक है। चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट वन है द पैटर्न ऑफ फोटोग्राफ ऑन फिल्म नॉन एज स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राम। और नेक्स्ट वन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्पेक्ट्रम इज नॉन एज ए स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? नेक्स्ट वन जो बेटा, ये स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है इमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो तरह के परफेक्टली, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले हम सिर्फ इमिशन पढ़ रहा हूं, कौन सा पढ़ा रहा हूं, इमिशन। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कोई इमिटेड लाइट हो, कौन सी लाइट हो बेटा, कि इमिटेड लाइट हो, उस इमिटेड लाइट को डालो प्रिज्म पे। सर इमिटेड लाइट कहां से आती है, देखो बेटा जो सन से लाइट आती है वो इमिटेड है, जो बल्ब से लाइट आ रही है वो इमिटेड है, सन से लाइट आए, बल्ब से लाइट आए, या फिर कहां से, सन से, बल्ब से, या फिर सॉरी ट्यूबलाइट से आए, या फिर बेटा आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए, फोटोन की फॉर्म में इमिटेड है, चाहे वो लाइट आए, या फिर हीटिंग ऑब्जेक्ट, रेड हॉट हीटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब आप किसी चीज को एकदम लाल गर्म कर दो और फिर एकदम कमरे में अंधेरा करो, तुम देखोगे उसमें से रोशनी आ रही होगी। कि सर ये कैसे देखें, बहुत आसान है, घर पे मम्मी नहीं होनी चाहिए, गैस चालू करो, उसमें कटोरी रख दो, उसमें पानी, एकदम खाली कटोरी रख दो, थोड़ी देर बाद एकदम लाल हो जाएगी, फिर सारी लाइटें बंद कर लो, दिख जाएगा उसमें से लाइट आती हुई बात। क्लियर है? वो भी क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, क्या करता है, इमिट। तो बता व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से इमिटेड हो, चाहे सन से हो, चाहे बल्ब से हो, चाहे डिस्चार्ज ट्यूब में होता है वो एटम वाला खेल, एटम है ना, उसको जो अपने ऊपर से नीचे आएगा, एटम के अंदर अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है ना, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उसे डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं। या एनी हीटिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया बेटा, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स पास थ्रू, क्या किया गया उसे बेटा, पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, पास थ्रू ए प्रिज्म एंड रिसीव ए स्पेक्ट्रम, रिसीव ए नॉन एज ए इमिशन स्पेक्ट्रम। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ये इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, इट्स मे बी कंटिन्यूअस और ए डिसकंटिन्यूअस। कि सर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट आना, जैसे अभी मैं इसको बताता हूँ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होते हैं। जो बेटा ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, आप देखो ये वॉयलेट कलर खत्म होने से पहले पहले नया कलर आ गया, क्लियर है? उससे जो ये कौन सा है, वॉयलेट, ये इंडिगो है, ब्लू आ रहा है,
और फिर ये खत्म होने से पहले पहले स्काई ब्लू आ रहा है, फिर उसके खत्म होने के बाद अगला कलर आ रहा है, उससे पहले खत्म होने वाले दूसरा कलर आ गया, उससे पहले पहले दूसरा कलर, मतलब एकदम कंटिन्यूस, बीच में कहीं पे कोई बैंड दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, लाइट आई, उसके ब्लैक, फिर लाइट, फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर लाइट, फिर ब्लैक स्पेस, फिर लाइट, फिर ब्लैक स्पेस, फिर लाइट, फिर ब्लैक स्पेस, ब्लैक स्पेस। इसे क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। लाइट आई फिर कुछ नहीं, लाइट आई फिर कुछ नहीं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिसकंटिन्यूअस। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, तो ये दो तरह का हो सकता है। इमिशन की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अपन सबसे पहले पढ़ रहे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तभी आता है बेटा जब व्हेन व्हाइट लाइट, व्हेन ए व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, तो व्हाइट लाइट के सोर्स कौन है? सन, बल्ब, या फ्रॉम हीटिंग ऑब्जेक्ट, किसी हीटिंग ऑब्जेक्ट से। डिस्चार्ज ट्यूब वाला व्हाइट लाइट नहीं देता है, क्लियर है? व्हाइट लाइट होनी चाहिए, पासिंग थ्रू ए प्रिज्म and observed that it split into 7 कलर। किसमें स्प्लिट हो जाती है बेटा? 7 कलर। दीज कलर आर कंटिन्यूअस, दीज कलर आर कंटिन्यूअस। ये कलर कंटिन्यूअस होते हैं बेटा, इनमें कोई डिफरेंस है नहीं होता। तो आपने देखा बेटा, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो गया और रेड कम। कैसे सर स्कैटर्ड? मतलब मैंने तो ऐसे लाइट डाली थी तो देखो रेड तो यही मिल गया, जबकि वॉयलेट इतना स्कैटर्ड हो गया। हमारी बात में इसीलिए बेटा अपन क्या करते हैं कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है जिनको अपने को दिखाना होता है दूर से, उस पे कौन सा कलर यूज करते हैं? रेड कलर, क्योंकि रेड कलर अपनी जगह से स्कैटर्ड नहीं होता, जहां पे बिल्डिंग है वहीं दिखता है, जबकि वॉयलेट कलर स्कैटर्ड हो जाता है। वो अपनी आपको मतलब कोई 3-4 किलोमीटर प्लेन से देख रहा है कि सर स्कैटर्ड हो गया, 3-4 किलोमीटर दूर से देख रहा हो तो उसको वॉयलेट कलर जहां दिख रहा है रियलिटी में वहां है ही नहीं, क्योंकि वो स्कैटर्ड होकर दिख रहा है। स्कैटर्ड हो गया भाई, लाइट तो इधर थी, वॉयलेट कलर यहाँ आ रहा है, जबकि लाइट तो मैंने यहाँ डाली थी। यहाँ रेड और यहाँ वॉयलेट, ये तुम्हें फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे क्यों स्कैटर्ड कौन ज्यादा होता है कौन है कम होता है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्लियर है? इसे बोलते कट। रेड होने के बाद की बात है। नेक्स्ट वन है बेटा डिसकंटिन्यूअस मिशन। क्या है बेटा? अब डिसकंटिन्यूअस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम क्या है? इसी का एक पार्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अपने को ये पढ़ना, अपने सिलेबस में तो यही है ना, अपन तो सीख रहे हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब स्पेक्ट्रम सीख जाएंगे तो ये भी सीख जाएंगे। तो अपन क्या सीख रहे हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। इसी का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इसी का क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आता है इसे समझो, देखो बड़ा ध्यान से, कि अपने को पता है बेटा कि हाइड्रोजन के अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, फिर -3.8 और फिर -1.5, फिर -0.85। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 से 1 में आए, किससे बेटा? 2 से, तभी लाइट इमिट करेगा। हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, मुझे तो इमिशन चाहिए, तो कितनी लाइट इमिट करेगा? 10.2। लेकिन जब वो 3 से 1 में आएगा तो कितनी इमिट करेगा? कितनी? 12.1। और यहां से यहां आएगा तो कितनी इमिट करेगा? 12.75। तो ये जो इमिटेड लाइट है, अगर मैं इमिटेड लाइट को देखूं तो पहला सिग्नल कितने पे आएगा? 10.2 पे, फिर वो 12.1 नहीं है 12.09 है, तो उसके बाद कितने पे आएगा? 12 पॉइंट, फिर 12 पॉइंट, उससे आगे वाली लाइट कितने पे आएगी? 13 पॉइंट। तो आपको जो लाइट मिली तो एक सिग्नल तो 10.2 पे आएगा, फिर बीच में कोई सिग्नल ही नहीं आएगा, कोई लाइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड से 1 में आया, फिर सीधा थर्ड से 1 में आएगा, तो बीच का तो सिग्नल आई नहीं, फिर सीधा 12.09 है, फिर बीच का कोई सिग्नल नहीं, फिर 12.75 है, फिर बीच में कुछ आई ही नहीं लाइट, फिर सीधे कितने पे? 13.6 पे। अगर मैं इसको बनाऊंगा पैटर्न को तो बीच की तो लाइट तो है ही नहीं, और जहां लाइट नहीं वहां क्या दिखेगा बेटा? अंधेरा। क्या दिखेगा? अंधेरा, डार्क स्पेस दिखेगा। तो ये स्पेक्ट्रम कैसा वाला? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि सारी लाइट तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑर्बिट से ना, बीच में से तो आएगा ही नहीं, और अगर वो आएगा तो 10.2, फिर 3 से 1 में आएगा तो सीधा इतनी है, बीच की तो है ही नहीं। 10.2 के बाद सीधा 12.09 है, बीच का कोई है ही नहीं। हमारी बात में तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये एटम स्पेक्ट्रम किसका होता है? एटम का, इसलिए नाम क्या रख दिया? एटॉमिक। और हमें हाइड्रोजन एटम का पढ़ना है स्पेशली, इसलिए नाम क्या है? हाइड्रोजन है स्पेक्ट्रम। तो अपन क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज नोन एज ए
लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम। एंड इट कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ए लाइन विच इज सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, विच इज सेपरेटेड बाय, आगे बात समझ में। तो हमें तो इतना ध्यान रखना, लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है? एटम का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने पास है बैंड स्पेक्ट्रम। क्या है बेटा? बैंड स्पेक्ट्रम, इसे मोलिकुलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मोलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बेटा? बैंड। कि सर बैंड कैसे? जैसे ये है, इनके बैंड बन जाते हैं इस तरह से, बीच में जो स्पेस ब्लैक होता है, ये यूं बैंड आते हैं। क्या आते हैं बेटा? मोलिक्यूल के स्पेक्ट्रम में से बैंड टाइप आते हैं। क्लियर है? इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। आगे बात समझ में। बीच में डार्क स्पेस। तो हमसे क्वेश्चन क्या आता है? क्या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होगा? H2 का बैंड, और CO का, N2 का, हीलियम का लाइन, नियोन का 9, H2O का, क्या इन सब का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस है? कह रहे यहाँ सर इन सब का डिसकंटिन्यूअस है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि O2 कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये मोलिकुलर है, तो बैंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रम दिखाएगा, मतलब बैंड स्पेक्ट्रम दिखाएगा। बैंड स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो अपन ने क्या पढ़ा कि सर एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है बेटा? उसके दो पार्ट होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिर्फ व्हाइट लाइट दिखाती है, जबकि डिसकंटिन्यूअस फिर दो पार्ट का है। क्लियर है? एटॉमिक और मोलिकुलर। हरी बात में। उसके बाद में एटॉमिक कौन दिखाते हैं? सिर्फ एटम। मोलिकुलर कौन दिखाते हैं? मोलिक्यूल। और एटॉमिक और मोलिकुलर दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। अपने को छोटी छोटी चीज याद रखनी, मेनली तो अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास है नहीं, बोहर ने आगे की चीजें नहीं समझा भाई, इसमें तो स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि बोहर की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया। स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैंने तो आगे तक के स्पेक्ट्रम पढ़ाए हैं, बोहर वाला नहीं। स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझा दिया। इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर बोहर तो सिर्फ हाइड्रोजन पे लागू है, इसलिए तो सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अपने सिलेबस में हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का लागू है ना अपने लिए, तो क्योंकि अपन तो एक का ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, कलर जरूरी थोड़ी है बेटा कलर भी आए, जरूरी नहीं हर बार कलर्ड स्पेक्ट्रम आए, क्योंकि बहुत सारी विजिबल रे की इधर वाली लाइट आई तो हमें दिखेगी थोड़ी, लेकिन स्पेक्ट्रम तो उसका भी आएगा, इंस्ट्रूमेंट देख के बताएगा हमें। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले अपने को एक चीज सीखनी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इस तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानना है? देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में एक खासियत थी ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एक से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। उसकी एक और खासियत देखो, उस खासियत से समझ सुनने से पहले कहानी सुनो। कि मान लो एक ए और बी, एक गांव है, उसके आगे गांव, ये बी गांव है, उसके आगे सी गांव है, उसके आगे डी गांव है। पहला गांव 100 किलोमीटर दूर है, दूसरा गांव 120 किलोमीटर दूर है, और तीसरा गांव 150 किलोमीटर दूर है। अब ए गांव पे गाड़ी खड़ी है, वो चालू होगी, उस गाड़ी में ब्रेक व्रेक है ही नहीं, वो गाड़ी तभी रुकती है जब तेल खत्म हो जाता है, तभी रुकते जब तेल खत्म हो जाता है। अब मान लो मैंने तुम्हें इसमें बिठा दिया गाड़ी में, और मैंने कहा बेटा इसमें मैंने 99 किलोमीटर का तेल भरवाया है। क्लियर है? उस कहानी में एक और ट्विस्ट सुन लो, किन गांव के बीच में रहते हैं बेटा ऐसी चीजें जो आदमी को देखते हैं खा जाती है, पहले मारती है पीटती है फिर खा जाती है। तो मैंने कहा बेटा गाड़ी गांव के बीच, गांव में सेफ है, तो मैंने कहा गाड़ी बेटा 99 किलोमीटर का तेल भरा हुआ है, उससे पहले रुकती नहीं है, तेल खत्म होते रुकती है। और मैं कहूँ बेटा चला जा 1 किलोमीटर भाग के चले जाना, तो तुम क्या कहोगे? रिस्क है, जाऊंगा नहीं, जाऊंगा। मैंने कहा चल इसमें 110 किलोमीटर का तेल भरवा दिया, अब चला जा, कि ना अब भी नहीं जाऊं, बीच में फिर अटकूंगा कि या तो 100 का भरवाओ या पूरा 120 का या पूरा, ऐसा होता था। बीच का नहीं, मैंने कहा 101 का, कि नहीं चलेगा ही नहीं है, तो गाड़ी रुकेगी नहीं गांव में, गांव के बाहर रुकेगी, फिर तो जानवर खड़े खाएंगे मेरे को। समस्या है। सेम कहानी हमारे एटम के साथ है, सेम कहानी हमारे कि सर एटम के साथ क्या है कि एटम बेटा क्या करता है? ऑर्बिट में रहता है। एटम कहाँ रहता है बेटा? ऑर्बिट में। और एटम जब ऑर्बिट में रहता है बेटा, तो उसे एक से दूसरी ऑर्बिट में जाना होता है। तो हमें पता है हमारा एटम एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। क्या सर हमारा एटम एक ही ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है? -13.6 -3.4 -1.5 -0.85, 1 2 3 4,
ये बेटा फर्स्ट से किस में जाएगा बेटा, सेकंड में। तो इसे कितने की एनर्जी चाहिए, 10.2, और यहां से यहां जाने में 12.09, और यहां से यहां जाने में 12.75। मैंने कहा कि तेरे को 10.1 एनर्जी दे देता हूं, तो कहेगा कहां जाऊंगा, मैं तो यहाँ बीच में रुक जाऊंगा, वापिस गिरूंगा नीचे। मैं नहीं करूं ये रिस्क, मेरे को उतने सोच के देखो, मैंने तुम्हें उछाला ऊपर जाके तुम नीचे पड़ो, ये मैं नहीं करूं, ऊपर जाके मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, या तो इतनी एनर्जी देखो मैं यहाँ पहुंच जाऊं। मैंने कहा चल तेरे को 10.3 दी, क्या ना ये भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या जोर आ रहा है, कि जोर नहीं आ रहा, मैं फिर बीच में अटक जाऊंगा, या देनी है तो 10.2 दो या 12.09 दो। तो आपने अगर 10.3 की एनर्जी का फोटोन दिया तो इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, पर कुछ करेगा नहीं, बैठा रहेगा, वापिस छोड़ देगा, वापिस लीजिए, और उसे कोई लेना देना। जैसे 10.2 दोगे सेकंड में पहुंच जाएगा, 10.3 पे कुछ नहीं करेगा, 4 पे, इवन 12 पे भी कुछ नहीं करेगा, 12.08 पे भी कुछ नहीं करेगा, जैसे 12.09 को दोगे सीधा थर्ड में पहुंच जाएगा। और फिर कितना मांगेगा, 12.75। बीच की वैल्यू लेगा नहीं, तुम कहो ज्यादा ले ले भाई, हाथ जोड़ रहा हूं ना, ज्यादा चाहिए ही नहीं, फिक्स दो, क्या दो, फिक्स। तो फिक्स दुकान है बेटा, ना कम ना। तो इलेक्ट्रॉन की क्या क्या खासियत मिली कि सर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ओनली फिक्स एनर्जी। दो पॉइंट मिल गए हमें, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब वन फोटोन, एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ए वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। देख लेना इस बात को, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ए एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ ए वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। क्लियर है कि सर इस कहानी को यहां सुनाने का क्या मतलब है। देखो बेटा अपन पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर मेरी एनर्जी काम की है तो ऑब्जॉर्व करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो देखो बेटा अपने पास क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा देखना है। मैंने क्या किया बेटा, सोडियम की वेपर ली, कोई ना कोई केमिकल तो लेना ही था मुझे, मैंने सोडियम का लिया। सोडियम की जो मैंने स्टडी करके मुझे पता है ये येलो कलर एब्जॉर्ब करता है। कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, कि येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि सोडियम के दो ऑर्बिट हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जितनी येलो लाइट के पास में। येलो लाइट के पास भी तो एनर्जी है, हर लाइट के पास एनर्जी होती है, इसको इतनी ही चाहिए। सोडियम के इलेक्ट्रॉन को येलो लाइट जितनी एनर्जी चाहिए फिक्स, इससे लेते हुए ऊपर चला जाता है। इसके अलावा जितनी भी लाइट है, या तो वो कम एनर्जी के या ज्यादा के, दोनों ही नहीं चाहिए उसे। येलो से कम वाले और ज्यादा वाले दोनों नहीं चाहिए। येलो वाला आते ही कहता है ये एनर्जी बढ़िया है, इसे लेके मैं कहां चला जाऊंगा, एक्साइटेशन में। तो सोडियम कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, येलो। मैंने तो एग्जांपल के लिए सोडियम ले, कोई भी और मेटल ले सकते थे। हमने इस पे एक व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट तो इमिटेड लाइट है बेटा, और इसमें सातों कलर है। कितने कलर है बेटा, सातों कलर है। जब ये लाइट इसके अंदर जाएगी तो जैसे ही अंदर गई सोडियम को, येलो लाइट को सारी को एब्जॉर्ब कर जाएगा, बाकी को छुएगा भी नहीं। और जब बाहर आएगी, क्या मैं उस लाइट को एब्जॉर्ब लाइट बोल सकता हूँ। भाई एक सेव, उसको आपने एक बटका खा लिया तो झूठा सेव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो लाइट आई, उसमें से एक लाइट एब्जॉर्ब होगी तो बाहर आई, वो हम क्या कहेंगे, तो झूठी लाइट है। कैसे लाइट है, मतलब एब्जॉर्ब लाइट हुई है, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया। इस एब्जॉर्ब लाइट को हम प्रिज्म पे डालेंगे, जब प्रिज्म पे डालेंगे तो ये भी वही टूटेगी बेटा विबग्योर में, लेकिन विबग्योर में येलो कलर नहीं आएगा। कौन सा कलर नहीं आएगा, क्योंकि येलो को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। 7 डाले तो बाहर तो 6 कलर आए। कितने कलर आए, 6। एक को तो एब्जॉर्ब कर लिया ना भाई, हमने 7 डाला, सोडियम ने क्या किया, एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ तो येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो मैंने इस पे डाली वो तो ये थी, बाहर आई तो मैं कहूंगा ये तो झूठी लाइट है, इसने खा गया ना उसमें से कुछ को। अब उस लाइट को एब्जॉर्ब बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, कि ये जो लाइट इसमें से निकली उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। हमें नहीं पता था ना पहले किसको एब्जॉर्ब कर लिया, शुरुआत में थोड़ी पता होता है। हमने डाली, हमने कहा इस लाइट को डाला तो येलो कलर नहीं आया, तो जो कलर नहीं आया वही एब्जॉर्ब हो गया। मान लो ब्लू कलर नहीं आता, कौन सा कलर हो जाता, एब्जॉर्ब होता। फिर हमें इसी से पता था ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है। आई बात में हमें नहीं पता था ना शुरू में, तो हमने कहा कोई ना कोई तो एब्जॉर्ब है इसमें से। क्लियर है, तो इसने एब्जॉर्ब लाइट बोल दिया, डाला तो क्या आ गया, डार्क स्पेस। और कैसा है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डार्क स्पेस आ गया ना, एक लाइट गायब है। तो कोई ना कोई कलर, अब क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ग्रीन कलर नहीं आ रहा, मतलब ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है। आगे बात में, तो क्या हो गया बेटा, व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स पास थ्रू ए वेपर ऑफ ए एनी केमिकल, किसी केमिकल के वेपर में से पास आउट किया गया, ऑब्जर्व दैट डार्क स्पेस इन ए स्पेक्ट्रम। हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ऑब्जर्व किया डार्क स्पेस इन ए स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए वेपर,
वेपर के नेचर पर डिपेंड करती है बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया बेटा? ये थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की खासियत वो एक ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सारी नहीं करेगा, जो उसको चूज सेट करती है आगे बात में, और फिक्स करेगा, कम ज्यादा भी नहीं करेगा। चलो जी, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिडबर्ग इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लियर है यहां तक सबको? चलो जी, इसे यहां तक पढ़ के आओ बेटा ना। स्पेक्ट्रम जो अभी पढ़ा है इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन बनेगा कल से। कल पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रेडबर्ग स्पेक्ट्रम तो मैंने ये जो स्पेक्ट्रम समझाया, मैंने ये क्लास में मैं सिर्फ स्पेक्ट्रम समझाना चाह रहा था कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं बेटा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो दो तरह का होता है बेटा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट के कारण है, डिसकंटिन्यूअस एटम और मॉलिक्यूल का अलग अलग है। एटम वाला लाइन है, मॉलिक्यूल वाला बेंड है। उसके बाद में मैंने बात की थी बेटा एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन तो ये भी पढ़ाई है, और ये डिसकंटिन्यूअस था। इवन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बताए, कितने तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, कैसे कैसे पता करने, नहीं ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? ये स्पेक्ट्रम की क्लास थी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इतना सा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है, व्हाइट लाइट का कैसा स्पेक्ट्रम होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। लेकिन आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। दिमाग में सेट तो तभी तो कल पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ना है। क्लियर है? चलो जी।